हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। वक्र x इज इक्वल टू ए कोस की पावर 3 थीटा, y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई साइन की पावर 3 थीटा के थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की परिवर्तनता ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मतलब जितने भी हमने 1 से लेके 4 तक अभी तक क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा अलग है और एग्ज़ाम में आने लायक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसमें अलग क्या है? ठीक है, जैसे हमें पता था अभी तक हम क्या करते थे कि जैसे हमारे पास कोई भी स्पर्श रेखा है, मतलब कोई भी वक्र है जो उससे टच करती हुई जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखा। लेकिन इसने बोला है कि थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की परिवर्तनता ज्ञात करनी है। अब हमें तो केवल वक्र का पता हुआ है और हमें केवल स्पर्श रेखा का पता हुआ है, ये अभिलंब कहाँ से आया? ठीक है, तो अभिलंब क्या होता है कि वो किसी भी पॉइंट पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम अभिलंब। तो यहाँ पर अभिलंब क्या है? तो गाइस देखिए, जो ये यहाँ से डायरेक्ट लाइन जाती है इसको बोलते हैं हम ए पर अभिलंब। यदि ये ए है तो इसको बोलेंगे हम ए पर अभिलंब। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अभिलंब। तो अब हमें अभिलंब का तो पता लग गया है, लेकिन अभी हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो निकालना है, यानी कि अभी हमें निकालनी है अभिलंब की परिवर्तनता। तो अभिलंब की परिवर्तनता निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम वो बात कर लेते हैं जो हमें पता है। हमें क्या पता है? हमें पता है स्पर्श रेखा की परिवर्तनता। तो स्पर्श रेखा की परिवर्तनता क्या होती है वो तो हमें पता है। यदि जो हमारा वक्र है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, उस जो हमें इक्वेशन दी हुई है या समीकरण दी हुई है उसका हम अवकलन निकाल लेते हैं x के सापेक्ष। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल से स्पर्श रेखा की परिवर्तनता। तो यदि आपको स्पर्श रेखा की परिवर्तनता पता है तो आपको अभिलंब की परिवर्तनता निकालना बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि जो अभिलंब की परिवर्तनता होती है, अभिलंब की परिवर्तनता जो होती है वो कुछ नहीं होती, वो होता है -1/dy/dx। ठीक है, यदि हम इसको f डैश एक्स बोले, ठीक है, जनरली जो हम अवकलन दिखाते हैं वो f डैश एक्स से भी दिखा सकते हैं। f डैश एक्स का मतलब क्या होता है? dy/dx। ठीक है, यानी हमने कोई y जो हमें दिया हुआ था हमने उसका अवकलन x के सापेक्ष निकाला है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है अभिलंब की परिवर्तनता इज इक्वल टू -1/f डैश एक्स, जो कि थोड़ा सा सिंपल और ईजी लगता है हमें देखने में। ठीक है, तो अब हमें अभिलंब की परिवर्तनता भी पता लग गई कि हमें कैसे निकालनी है, तो क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज अगर आपको ये जानना है कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है या बोल सकते हैं डेरिवेशन कैसे हुआ है, आपको डेरिवेशन चाहिए इसका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए एक नई वीडियो उस पर लेके आ सकूँ। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f डैश एक्स। f डैश एक्स क्या होता है? dy/dx। तो dy/dx, तो y हमें क्या दिया हुआ है? y हमें दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी हमारे पास थोड़ा सा मोड आता है। वो क्या आता है कि हमें निकालना है dy/dx। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा dy। ठीक है, dy/d ठीक है, क्योंकि हम खाली dy तो निकाल नहीं सकते, हम निकालेंगे dy/d। तो अब अगर आपको यहाँ पे डाउट आया तो मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, नहीं आप केवल टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट आना चाहिए कि dy/d थीटा ही हमने क्यों किया।
तो वो इसलिए किया क्योंकि जो हमारे पास y था, ठीक है, वो हमें थीटा में दिया हुआ था, यानी y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा में दिया हुआ था, तो इसलिए हम इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष ही निकालेंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं ए, क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन क्यूब थीटा, तो ए साइन क्यूब थीटा, तो इसका हमें क्या निकालना है, टी थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ए हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो बाहर ले लेंगे। अब हमारा साइन क्यूब थीटा का अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष, तो ये क्या होगा, पावर हमारी आगे आ जाएगी 3 साइन थीटा की पावर 3-1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अभी तो हमने साइन की पावर 3 थीटा का अवकलन किया था, लेकिन अब हमें साइन थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, डी थीटा के सापेक्ष। तो ए मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा का अवकलन आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा, जो कि है हमारे पास कोस थीटा। तो ये आता है हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो अभी तो हमने डी वाई अपॉन डी थीटा निकाला है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब डी एक्स भी निकाल लेते हैं। तो हम खाली डी एक्स नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, डी एक्स यानी एक्स का अवकलन भी हम थीटा के सापेक्ष कर देंगे। तो एक्स हमें दिया हुआ है ए कोस क्यूब थीटा, तो इसका हम निकाल लेते हैं अवकलन थीटा के सापेक्ष। तो इसका अवकलन भी बिल्कुल सेम इसके जैसे होगा कि ए हमारा कांस्टेंट है बाहर, ये है 3, तो 3 सामने आएगा, बचेगा कोस की पावर 2 थीटा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास कोस का भी अवकलन होगा, तो कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। बिल्कुल सेम इसी तरह हमें एक्स का भी अवकलन करना है, यानी जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, यानी उसका तो अवकलन होना नहीं है, वो तो एज इट इज़ आएगा। अब बचता है हमारे पास कोस क्यूब थीटा, तो कोस क्यूब थीटा का अब हमें क्या निकालना है, अवकलन कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे 3 पावर है, तो पावर आगे आ जाएगी और कोस के ऊपर आ जाएगी एक पावर कम, यानी 3-1 2 मल्टीप्लाई। अभी तो हमने इसका कोस क्यूब का अवकलन किया था, लेकिन अब हमें कोस थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करें, अगर डी वाई अपॉन डी थीटा को हम अगर डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या होगा, तो डी थीटा की मल्टीप्लाई डी वाई में होगी, यानी डी वाई मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई भी डी थीटा से होगी डी थीटा। तो ये ऊपर भी डी थीटा है और नीचे भी डी थीटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे और हमारे पास केवल बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए कर देते हैं। अगर हम इसको समीकरण 1 माने, इसको माने समीकरण 2, तो समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, तो हम समीकरण 2 को भी 1 से डिवाइड कर सकते थे नहीं। तो अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, यहाँ पे आता है डी एक्स अपॉन डी वाई, जो कि हमें चाहिए नहीं। इसलिए हमने क्या किया, समीकरण 1 को डिवाइड किया समीकरण 2 से। तो डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो किया, अब इस तरह ही हमें राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, यानी ए साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब ए कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और ये साइन थीटा है तो इससे एक पावर साइन थीटा की कट जाएगी। इस तरह ही ये कोस थीटा है तो इससे भी एक पावर कोस थीटा की कट जाएगी। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा कोस थीटा, लेकिन ये माइनस भी बचेगा तो ये भी हमें लगाना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आता है माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी अभिलंब की। तो अभिलंब की क्या होती है, यदि स्पर्श रेखा की ये है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी इसका उल्टा हो जाएगा और माइनस उसमें मल्टीप्लाई करते जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास क्या, अभिलंब की प्रवणता। तो अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स पता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो माइनस वन अपॉन माइनस टेन थीटा, तो माइनस से माइनस कट, हमारे पास क्या बचता है, वन अपॉन टेन थीटा। तो क्या हम यहाँ पे आंसर कर दें, नहीं, हमें यहाँ पर आंसर नहीं करना, क्योंकि हमसे पूछी गई थी अभिलंब की प्रवणता कहाँ पे पूछी गई थी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अभिलंब की प्रवणता निकालिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी थीटा है वहाँ आप क्या कर दीजिए, पाई बाय 4 पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 अपॉन टेन थीटा, तो इस बार हमें थीटा नहीं पुट करना है, यहाँ पे पुट कर देना है पाई बाय 4। और ये तो सब जानते हैं कि टेन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह 1 अपॉन 1 हमारा जो ओवरऑल आंसर आता है वो आता है 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्या कि जो अभिलंब की प्रवणता आई हमारे पास, अभिलंब की प्रवणता थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर वो क्या आई, वो आई 1। तो 1 इज आवर राइट आंसर। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहना। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।